हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन देखना चाहते हैं। साथियों, यदि हमें राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन को समझना है तो पहले भारत की 1920-30 के आसपास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। साथियों, भारत पर जब से अंग्रेज़ों का शासन हुआ तब से भारत में कुछ क्षेत्रों पर देशी राजाओं का और कुछ क्षेत्रों में सीधे अंग्रेजों का शासन था। ये हमें अच्छी तरह से समझना होगा। साथियों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है और इस वीडियो में कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सारगर्भित तथ्य आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आपको ये ध्यान में होगा, कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे थे जिनके ऊपर अंग्रेजों का सीधे शासन था। उन सीधे शासन वाले क्षेत्रों में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो केवल और केवल जिन क्षेत्रों पर सीधा अंग्रेजों का अधिकार था उन्हीं क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। तो साथियों, ऐसी स्थिति में समस्या ये आ गई कि देशी रियासतों की जनता अपना विरोध किस प्रकार प्रकट करे। इसके लिए ही प्रजामंडलों की स्थापना की गई। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रजामंडलों की स्थापना का मुख्य कारण था कांग्रेस देशी रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, जिसके कारण से देशी रियासतों के जो नेता थे उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए। साथियों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय जिस संस्था को जाता है उसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, राजस्थान सेवा संघ वो संस्था है जिसे राजस्थान में सबसे पहले राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय प्राप्त है। साथियों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वेरी मोस्ट है, परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा हुआ है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में, ध्यान में रखिए स्थान वर्धा, राजस्थान से बाहर है, ये महाराष्ट्र में है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में श्री विजय सिंह पथिक, आपको ध्यान में आ गए होंगे, विजय सिंह पथिक वही है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्हीं के साथ हरि भाई किंकर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर। और इनके प्रणेता थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर ने 1919 में वर्धा में एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। साथियों, राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया और महामंत्री रामनारायण चौधरी को बनाया गया। इसके अंदर से आपको अच्छी तरह से याद रखना है, राजस्थान सेवा संघ नामक जो संस्था थी उसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान सेवा संघ एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकालती थी जिसका नाम था राजस्थान केसरी। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, संस्था का नाम है राजस्थान सेवा संघ और न्यूज़पेपर का नाम है राजस्थान केसरी। और ये न्यूज़पेपर साप्ताहिक था और इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साथियों, 1 साल तक यह संस्था वर्धा से ही संचालित होती रही और उसके बाद इसका स्थानांतरण कर दिया गया अजमेर में। 1 साल बाद 1920 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया संस्था का अजमेर में। ये आपको याद रखना है। अब वर्धा से इसका मुख्यालय है वो अजमेर कर दिया गया 1920 में। और साथियों, यहाँ पर राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन विजय सिंह पथिक ने न करके इसका संपादन श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साथियों, इस संस्थान ने एक दूसरा न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था नवीन राजस्थान। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ के 2 न्यूज़पेपर थे, एक का नाम था राजस्थान केसरी और दूसरे का नाम था नवीन राजस्थान। इस नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे राम नारायण चौधरी। साथियों, बाद में इसी न्यूज़पेपर का नाम बदल कर दिया गया तरुण राजस्थान और इसके संपादक हो गए शोभालाल गुप्ता। तो साथियों, एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा।
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। इस संस्थान के दो समाचार पत्र थे, साप्ताहिक थे दोनों। एक का नाम है राजस्थान केसरी और दूसरे का नाम था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का नाम बाद में बदल कर दिया गया तरुण राजस्थान। ये आपको अच्छी तरह से पॉइंट इसके अंदर याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम आगे बात करते हैं। रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास ने मिलकर एक अखबार और निकाला जिसका नाम था डंको। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भी प्रसिद्ध रहा था, आपको याद हो। डंको नामक समाचार पत्र निकाला रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास ने। और इस न्यूज़पेपर की खास बात यह है कि ये हस्तलिखित था, कोई प्रेस में नहीं छपा हुआ था, हाथ से लिखा जाता था। डंको समाचार पत्र, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साथियों, हमने एक संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। अब दूसरी संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदमल शारदा आदि ने मिलकर 1918, देखिए राजस्थान सेवा संघ से भी पहले 1918 में एक संस्था स्थापित की जिसका नाम रखा गया राजपूताना मध्य भारत सभा। साथियों, अब हम इस दूसरी संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसका नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा। देखिए इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में होती है और इसका पहला अधिवेशन मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था। मारवाड़ी पुस्तकालय नई दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है, यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित गिरधर शर्मा ने की थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो उद्देश्य था वो था रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करवाना और दूसरा लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। आपको अच्छी तरह से दोनों पॉइंट याद रखने हैं, वेरी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से सारे पॉइंट। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में नई दिल्ली में होती है और इसकी अध्यक्षता पंडित गिरधर शर्मा करते हैं। और इस संस्थान का उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करवाना और लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनवाना। साथियों, इसका स्थायी अध्यक्ष, राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थायी अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया। पंडित गिरधर शर्मा और जमनालाल बजाज में आप भूल मत कर देना। पंडित गिरधर शर्मा ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस राजपूताना मध्य भारत सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज थे। उपाध्यक्ष, इस संस्थान का उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी आपको याद आ गए होंगे, जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था प्रताप। कानपुर से निकलता था ये अखबार और बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में इस समाचार पत्र के माध्यम से मुखरता से गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही उठाया था। साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय कानपुर में रखा गया, याद रखिएगा अच्छी तरह से। नई दिल्ली में नहीं, स्थापना नई दिल्ली में हुई थी लेकिन इसका मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है वो कानपुर में रखा गया था। अब साथियों बात करते हैं इसके तीसरे अधिवेशन की। इसका तीसरा अधिवेशन क्यों मोस्ट है, क्योंकि ये राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इसका तीसरा अधिवेशन 1920 में हुआ था और अजमेर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी और इसमें यह निर्णय लिया गया कि देशी राज्यों की एक परिषद बनाई जाए। इसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, कांग्रेस कहती है कि देशी राज्यों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए देशी राज्यों की एक परिषद बनाई जाए। ऐसा निर्णय इस तीसरे अधिवेशन में लिया गया। साथियों, एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने एक संस्था पढ़ ली है राजस्थान सेवा संघ और दूसरी हम पढ़ रहे हैं राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसके 1920 के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि देशी राज्यों की एक परिषद बनाई जाए। अब तीसरी संस्थान की बात करते हैं साथियों, जिसका निर्णय 1920 में लिया गया था। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अच्छी तरह से नाम याद रख लीजिएगा, ये तीसरी संस्थान है हम जो पढ़ रहे हैं। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय हुआ था, लेकिन गुजरात में भयंकर बाढ़ आ गई थी जिसके कारण इसका अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 में बम्बई में आयोजित किया गया। अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में आयोजित हुआ था।
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष श्री विजय सिंह पथिक थे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। और साथियों, इसके अध्यक्ष है वे थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। अच्छी तरह से आप ये नाम याद रख लीजिएगा। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे। साथियों, इस संस्थान का 7वां अधिवेशन हमें याद रखना है, क्योंकि राजस्थान में आयोजित हुआ था। वेरी मोस्ट है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था और वर्ष 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तीनों के तीनों पॉइंट वेरी मोस्ट है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये आपको याद रखना है। साथियों, इस संघ का इसका अंतिम अधिवेशन कांग्रेस के साथ ही हुआ था 1948 में। 1948 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष भी वही थे जो कांग्रेस के थे, पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में ही इसका अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस के साथ और स्थान था जयपुर। वेरी मोस्ट है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ था 1948 में, जिसके अध्यक्ष थे पटाभी सीतारामैया। और कांग्रेस के साथ ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का भी अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी सीतारामैया ने की थी। और इसी अधिवेशन के अंदर इस परिषद का विलय है राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साथियों, यहाँ तक तो बात थी कि देशी राज्य की जनता है अपने स्वयं के संसाधनों से ही देशी राजाओं के खिलाफ उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए लड़ रही थी। लेकिन 1938 का कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो मील का पत्थर कह सकते हैं हम इस आंदोलन में। 1938 में वेरी मोस्ट साथियों, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। याद रखना अच्छी तरह से, वेरी मोस्ट है ये। कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी मोस्ट है ये टॉपिक, आपको जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राज्यों को अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। देशी राज्यों की जनता को राजाओं के जो शोषण है उससे मुक्त करवाना ही होगा। इसलिए भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया इस अधिवेशन में। इससे पहले 1938 से पहले कांग्रेस देशी राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें यह निर्णय लिया गया कि देशी राज्य भी भारत के ही अंग है और यहाँ भी कांग्रेस अब पूरे जोर शोर के साथ जो राजाओं का शोषण है उसका विरोध करेगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करेगी। और साथियों, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया। वेरी मोस्ट है। प्रजामंडलों की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पारित किया गया था। अब साथियों, 1938 से कांग्रेस भी देशी राज्यों की जो जनता थी उनके साथ आ गई थी। जो भी प्रजामंडल बने उनके उद्देश्य अच्छी तरह से याद रखिएगा। राजा के संरक्षण में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप। राजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन स्थापित करवाना, राजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन स्थापित करवाना और जनता को मूल अधिकार दिलवाना, ये प्रजामंडलों के उद्देश्य थे। साथियों, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। राजा के संरक्षण में पॉइंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सही मायने में हम देखें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, अभी हम पढ़ के आए हैं, उसकी स्थानीय इकाइयों को ही प्रजामंडल या प्रजा परिषद या लोक परिषद के नाम से जाना जाता था। साथियों, ये 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। उसकी स्थानीय जो इकाइयाँ थी, क्षेत्रीय इकाइयाँ थी, उन्हें हम प्रजामंडल, प्रजा परिषद या लोक परिषद के नाम से जानते हैं। तो 1938 के फिर हरिपुरा अधिवेशन का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि इनको, प्रजामंडल को या प्रजा परिषद को या लोक परिषद को, कांग्रेस ने अपना समर्थन भी दे दिया था। और ये इकाइयाँ कुछ राज्यों में 1938 से पहले ही कार्यरत थी, ये हमें याद रखना है। प्रजामंडल की स्थापना 1938 के बाद से ही नहीं हुई है, हरिपुरा अधिवेशन के बाद से ही नहीं हुई है, इससे पहले भी कार्यरत थी। लेकिन हरिपुरा अधिवेशन का फर्क ये पड़ा कि कांग्रेस अब इन प्रजामंडलों, लोक परिषदों या फिर प्रजा परिषदों के साथ हो गई थी।
ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम साथियों बात करते हैं सबसे पहले प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अंदर जो पॉइंट बनाए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, 1931 में कपूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। साथियों अच्छी तरह से याद रखना है, वर्ष 1931 है, अध्यक्ष है इसके कपूर चंद्र पाटनी। लेकिन साथियों यह प्रजामंडल है अधिक सक्रिय नहीं रहा। जयपुर प्रजामंडल शुरू के 5-6 सालों में अधिक सक्रिय नहीं रहा, इसलिए 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया और चिरंजी लाल मिश्रा इसके अध्यक्ष थे। चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, यह आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट। साथियों जयपुर के प्रधानमंत्री, नाम याद रखना आपको, मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल की ओर से हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच वर्ष याद रखना आपको, सितंबर 1942 को एक समझौता संपन्न हुआ जिसे हम जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं। तो साथियों दोनों पक्ष, एक तो हीरालाल शास्त्री और एक है मिर्जा इस्माइल, और इस एग्रीमेंट में यह निर्णय किया गया, यह तय किया गया कि जयपुर प्रजामंडल है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। साथियों आपको याद होगा 8 अगस्त 1942 से पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और जयपुर प्रजामंडल को इसमें भाग लेने से रोकने के लिए मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम है जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट। लेकिन साथियों जयपुर प्रजामंडल के कई सदस्य हैं इस समझौते से नाराज हो गए, और नाराज होने वाले में है बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, हंस डी राय, ये नाम मुख्य है। आपको सबसे मोस्ट नाम याद रखना बाबा हरीशचंद्र। इन्होंने इस जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से नाराज होकर एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। आरएस परीक्षा के अंदर भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बाबा हरीशचंद्र और उनके साथियों ने जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर एक नई संस्था बनाई जिसका नाम है आज़ाद मोर्चा। और क्यों बनाई? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। तो साथियों बाबा हरीशचंद्र और उसके साथियों ने आज़ाद मोर्चा स्थापित किया और इसी आज़ाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। साथियों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। 2 प्रजामंडल ऐसे हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। एक का नाम है जयपुर प्रजामंडल और दूसरे का नाम है अलवर प्रजामंडल। अलवर और जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो जयपुर में इसके स्थान पे भाग लिया था आज़ाद मोर्चा ने। बाद में साथियों समझौता हुआ इनमें और आज़ाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में 1945 में हो गया था। साथियों मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, इनका उपनाम है आधुनिक जयपुर का निर्माता। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। और उस समय जयपुर के शासक थे राजा मान सिंह द्वितीय। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब साथियों अगले प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल। साथियों मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। 24 अप्रैल को साथियों पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। याद रखना माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। यहीं पे मार खा जाते हैं। प्रयास किए थे सबसे ज़्यादा माणिक्यलाल वर्मा ने, लेकिन इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। इसके उपाध्यक्ष बनाया गया भूरेलाल बयां को और महामंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। साथियों आपको याद रखना है बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों पर रियासत ने पाबंदी लगा दी, जिसके कारण माणिक्यलाल वर्मा ने इसका संचालन अजमेर से किया। इसको प्रतिबंधित कर दिया गया मेवाड़ में इस संस्थान को, इस प्रजामंडल को, जिसके कारण से माणिक्यलाल वर्मा ने इसका संचालन मेवाड़ से बाहर अजमेर से किया था। ये आपको याद रखना है। इससे अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मेवाड़ में वर्तमान शासन। ये किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है मेवाड़ में वर्तमान शासन।
इस पुस्तक के लेखक है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मेवाड़ में वर्तमान शासन। साथियों, बाद में जब इसके ऊपर प्रतिबंध हटा इस प्रजामंडल के ऊपर, तो 1941 में इसका पहला अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ये आपको याद रखना है, इसका पहला अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हो पाया था। और साथियों, इससे भी अगला पॉइंट वेरी मोस्ट है, इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस से जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित उदयपुर आए थे। विजय लक्ष्मी पंडित आपको पता होगा, नेहरू जी की बहन, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित है इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में भाग लेने के लिए उदयपुर आए थे। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है, नारायणी देवी अपने 6 महीने के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल गई थी। साथियों, कैसे आंदोलनकारी होंगे जिन्होंने अपने पुत्र, अपनी पत्नी, सबको आज़ादी के लिए संघर्ष के अंदर खड़ा कर दिया था। साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास थे। ये पॉइंट भी वेरी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। रमेश चंद्र व्यास इसके पहले सत्याग्रही बने थे। अब बात करते साथियों मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर में राजनीतिक चेतना का श्रेय चांदमल सुराणा और उनके साथियों को जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। एक नाम और बाद में देखेंगे, जयनारायण व्यास। चांदमल सुराणा और उनके साथियों को सबसे पहले जोधपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय जाता है। 1917 में, आपको याद रखना है, 1917 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। वेरी मोस्ट है, परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा गया है। 1917 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। साथियों, इसके बाद 1920 में चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ 1920 में, देखिए ये मारवाड़ सेवा संघ है, और अभी हमने बात की थी वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1917 में और मारवाड़ सेवा संघ है वो 1920 में स्थापित किया गया था। साथियों, इसी मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में जोधपुर में तोल आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। तोल आंदोलन है वो मारवाड़ सेवा संघ ने शुरू किया था, और यह आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। ये तोल आंदोलन क्या था साथियों, रियासत ने एक तोल 100 शेर से घटाकर 80 शेर का कर दिया था, जिसके कारण से तोल आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 3 संस्थाएं हो गई है मारवाड़ के लिए, जोधपुर के लिए, आपको याद रखनी है। 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 1931 में इसका अधिवेशन, किसका, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में हुआ था, और इसमें भाग लेने के लिए काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी ये भी आए थे। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। 1931 में ही जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ये भी आपको याद रखना है। मारवाड़ नौजवान सभा की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। 1932 में जोधपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और छगनलाल चौपासनी वाला ने तिरंगा झंडा फहराया। परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, जोधपुर के अंदर तिरंगा फहराने वाले हैं छगनलाल चौपासनी वाला। ये आपको याद रखना है। साथियों, 1934 में, ये आपको याद रखना, अब आ गया है जोधपुर प्रजामंडल। 1934 ईस्वी में भंवरलाल सर्राफ के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना, 1934 में भंवरलाल सर्राफ के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के जोधपुर में आने पर पाबंदी लगा दी। जयनारायण व्यास की गतिविधियों को जोधपुर में बंद कर दिया गया और उनको जोधपुर में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथियों, 1937 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री, देखिए नाम, डोनाल्ड फील्ड, जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखा, और जिसमें जयनारायण व्यास पर लगे हुए प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। तो देखिए, बीकानेर के शासक हैं, उन्होंने जोधपुर के प्रधानमंत्री
डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखा, जिसमें ये लिखा गया था कि व्यास पर जो प्रतिबंध लगाए गए, पाबंदी लगाई गई है, वो हटाई जाए। 1942 में साथियों, वेरी मोस्ट है, परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, जयनारायण व्यास और बाल मुकुंद बिस्सा, नाम अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। जयनारायण व्यास और बाल मुकुंद बिस्सा के नेतृत्व में 41 सत्याग्रहियों ने जेल में उनके साथ किए जा रहे निर्मम अत्याचार के विरोध में भूख हड़ताल की, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो गए। जेल में, जोधपुर की जेल में इनके साथ अत्याचार किया जाता था, इसलिए बाल मुकुंद बिस्सा, जयनारायण व्यास और उनके 41 साथियों ने भूख हड़ताल की, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो गए थे। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ये इनका उपनाम है, राजस्थान का जतिन दास, बाल मुकुंद बिस्सा, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी प्रकार बालकृष्ण कोल है, उन्होंने अजमेर में जेलों में किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ हड़ताल की थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अजमेर में जेलों में जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनका विरोध किया था बालकृष्ण कोल ने। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नज़रबंद किया गया था। वेरी मोस्ट है, परीक्षा के अंदर, आरएस परीक्षा प्री के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। सिवाना किले के अंदर जयनारायण व्यास को नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। थोड़ा व्यास जी के बारे में जान लेते हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रमुख है जो परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। एक का नाम है मारवाड़ की अवस्था, 2 ही है पुस्तकें और 3 समाचार पत्र है। मारवाड़ की अवस्था और दूसरा है पोपाबाई की पोल। ये दोनों की दोनों पुस्तकें जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी और इनके द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे। एक का नाम है अखंड भारत, ये मुंबई से प्रकाशित किया जाता था। दूसरे का नाम है आगी बाण, वेरी मोस्ट है, आगी बाण, ये राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। और तीसरे समाचार पत्र का नाम है पीप, ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो साथियों, 2 तो पुस्तकें और 3 समाचार पत्र जयनारायण व्यास जी के द्वारा प्रकाशित या संपादित किए जाते थे, ये आपको याद रखना है। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो साथी हैं उनको मेरे चैनल गुरु दीपक जांगीड़ से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।